वेलकम अगेन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, बोनस डोज के रूप में क्या किया था, डिफरेंशिएशन की बात की थी हमने। डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बताया था कि हम डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो पिछले लेक्चर में जा भी सकते हो, देख सकते हो पिछले लेक्चर में आई बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, क्या है डिफरेंशिएशन, कैसे कैसे इसके फॉर्मूले हैं, सम एग्जांपल्स भी दिए थे। हम फिजिकली, बिल्कुल फिजिकली सीखेंगे, कहने का मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया कि कैसे कैसे एक स्मॉल पार्ट किसी का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू दी गई है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उसके अंदर क्या किया हमने, किसी को भी छोटे छोटे पार्ट में उसका रेट निकाला, रेट को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसा कि हमने सीखा dy बाय dx, तो y का रेट निकालना है x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक की चीजें सीखी थी डिफरेंशिएशन के अंदर। पर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है, आपने सुना होगा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए अगर मान लो ये कर्व दी गई है, ये कोई कर्व दी गई है ऐसे वाली, अगर कोई बात करता है कि इस कर्व के अंदर जो ये एरिया है इसको निकालना, मान लो ये t है, ये वेलोसिटी है, अगर इसका एरिया निकालना है तो बहुत आसान होता है। फिजिक्स में हम देखते हैं कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय हम मैथमेटिकल से निकाल सकते हैं। हम ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, ये t है, ये v है, तो vt निकल गया इसका एरिया, दैट इज s, ऑलवेज कैलकुलेटेड एट s। s को क्या कहते हैं, vt, vt अंडर एरिया क्या होता है s, हमने सिंपल निकाल दिया। पर बात यहाँ पे ये आती है, अगर हम ऐसी कर्व की बजाय ऐसी कर्व हो जो इरेगुलर हो, इरेगुलर का मतलब क्या है, अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, अब मान लो कोई कार है, हमारे पास कोई कार है, जो किसी मान लो कोई कार है हमारे पास, ऐसी कोई कार है जो मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है ये कार, ठीक है। शुरू में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, शुरू में मान लो v इज इक्वल टू 0 था, और फाइनल यहाँ जाके v इज इक्वल टू समथिंग आ गया कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अब वो रन कर रही है। अब हमने कहा कि ये कार मूव कर रही थी 0 से और 5 पे, इसमें चेंजमेंट हुआ है। तो ये इस चेंजमेंट को देखने के लिए अगर हम vt कर्व से निपटाएं, अगर vt कर्व की बात करें, 0 पे तो 0 थी, ठीक है, और उसके बाद मान लो ये यहाँ पे टाइम 0 था t, अगर vt कर्व की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया गया है वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे डिफर कर रही है, एक्स एक्सिस पे हमने वेलोसिटी टाइम को मानना और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को मानना। अगर इसकी कर्व का इसके साथ बनाएं, मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे था, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेते हैं, और ये मीटर है, मान लो ये 2 4 6 8, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर। 0 पे ये 0 था, लेकिन यहाँ पे जो 3 सेकंड के बाद ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब ये कर्व, इसको हम अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये कर्व बन गई vt कर्व, जो 0 सेकंड पे 0 0 पे ये थी, और यहाँ पे 3 इंटू 5 कोऑर्डिनेट हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया कि ऐसे हो गई। अगर कोई हमें पूछता है कि यहाँ का जो vt कर्व के नीचे का जो एरिया है, ये वाला सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, अगर ये वाला एरिया हम निकालना चाहते हैं, ये वाला एरिया अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल का निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एक सिंपलर मेथड हो गया कि हमने इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। बट बात करते हैं जब ये इरेगुलर बॉडी है, मान लो अब तो ये वेलोसिटी एक रेगुलर वे से इंक्रीज कर दी हमने,
अगर ऐसा ना होता क्या होता कि हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, वो मूव कर रही है, हमने फोर्स थोड़ा लगाया, कभी ज्यादा, कभी एक्सेलरेट किया, कभी उसको डी एक्सेलरेट किया। अगर हम डिफरेंट फोर्स ऐसे ही लगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो ये बॉडी है इसका जो वीटी टाइम ग्राफ है वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे मूव करेगा, और उसको निकालने के लिए जो यूज होगा उसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। क्योंकि हम उसका इरेगुलर बॉडी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल आ जाता है, अगर हम ऐसे कहें कि हमें कोई ऐसा दिया गया है कि कोई रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल है, ये हाइट है और ये हाइट कह सकते हो आप इसको, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। अगर इनकी अगर बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हो आप इसका एरिया। लेकिन अगर यही बात हम ऐसे करें कि ये जो इनकी साइड है ये ऐसे इरेगुलर साइड्स है, तब आप क्या करोगे, तब आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या मेथड आया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन आप मान लो एक लिमिट मानते हैं, मान लो आप यहां से शुरू हुए और यहां पे जाना है आपको और ये पूरा एरिया निकालना है, तो उसका सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है, अगर हमें एक बड़ा सा रूम है उसके अंदर बॉल्स ही बॉल पड़ी हैं, अगर हमें उन्हें गिनना है तो 1 बाय 1 करेंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे कि ये उठा के साइड में रखते रहेंगे और गिनते जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बड़े रूम को अगर हमें पूरा एरिया निकालना है, एक्यूरेटली निकालना है, जितने ज्यादा इसके टुकड़े हो सकते हैं, सबसे छोटा टुकड़ा हम उसको रेक्टेंगल में या स्क्वायर में काट लेंगे। और आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया हमें पता होता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया कैसे होता है। तो हम इंटीग्रेशन के मेथड से ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कैसे वेरी करेगा, क्या डिफरेंस होगा उसमें, और कैसे हम इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं उसकी सहायता से। कि इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए कि एक बड़े से पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में काट लेना, जिससे ये हमें हर पार्ट का हम एरिया निकाल लें और उनको टोटल सम कर दें, कहने का मतलब समीशन कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। अब बात आती है यहाँ पे हमने कोई कर्व ली, मान लो तो हम मानते हैं कि एक इरेगुलर फोर्स लगा हुआ है किसी बॉडी पे, जिसके कारण वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या फिर किसी टाइम पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। अगर कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, जैसे कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, कभी कम लगाते हैं कभी ज्यादा लगाते हैं, और एक टाइम का या मान सकते हो डिस्प्लेसमेंट करो, मान सकते हो, हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे क्या मानते हैं। मान लो हम टाइम मान लेते हैं कि टाइम बीतता जा रहा है, कभी हम फोर्स कम लगा रहे हैं कभी ज्यादा लगा रहे हैं, तो इस कर्व पे हम ले लेते हैं टाइम और इस कर्व पे ले लेते हैं हम फोर्स। अगर फोर्स रेगुलर लगा होता, एक फोर्स लगा रखा है पूरी लाइन पे, अगर फोर्स ऐसे लगा होता तो हम कहते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्स। अगर हम कहते ये फोर्स है कांस्टेंट, मतलब वेरी नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये जितना फोर्स है अगर हमें इसका एरिया निकालना है पूरे का, तो फोर्स इनटू टाइम, तो यहाँ पे जो फोर्स इनटू टाइम है ये पावर आ जाएगी, जो हम सीखेंगे आगे पावर क्या होती है। तो ये कर्व का जो फोर्स इनटू टाइम का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि फोर्स इनटू टाइम क्या आ जाएगा, इसका कर्व आ जाएगा। अब बात आती है कि हम लगा रहे हैं इरेगुलर फोर्स, अगर इस ब्लॉक के ऊपर कभी ये तेज चल देता है कभी धीरे, क्योंकि हम खींच रहे हैं, जैसे हम जर्नली करते हैं कि हम किसी ब्लॉक कोई हमने कोई बैग ले रखा है, हम थक जाते हैं उसे छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठा के उसको चलने लगते हैं, कभी स्पीड से चलते हैं, जो जर्नल लाइफ में होता है। जर्नल लाइफ की चीजों को ही तो हमें आसान बनाना है ना फिजिक्स का यूज करके। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखो, इंटीग्रेशन सीख रहे हो आप, इंटीग्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लोगे एक इरेगुलर बॉडी। अगर आपने इरेगुलर बॉडी ली है, मान लो इरेगुलर बॉडी का मतलब क्या है, इरेगुलर बॉडी नहीं इरेगुलर फोर्स लिया है, तो उसका हमें एरिया निकालना। अगर ये फोर्स पहले तो क्या था, कांस्टेंट था, अब क्या है, F इज वेरिएबल।
वेरिएबल है, वेरिएबल का मीन्स क्या होता है कि वो घट बढ़ रहा है, वो घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर फोर्स कभी कम हो रहा है, कभी फोर्स ऐसे हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है और यहाँ तक पहुंच रहा है, तो हमें ये जब एरिया निकालना, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में मैच करते हैं ऐसे, अगर ये ऐसे होता तो ऐसा निकालता, लेकिन यहाँ पे हाइट अलग है, यहाँ पे हाइट अलग है, जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे अंदर कि कैसे हम इसका फोर्स निकालें। दैट इज द बिग चैलेंज। लेकिन इस चैलेंज को सोल्व किसने किया? इंटीग्रेशन ने। इंटीग्रेशन क्या कहता है? इंटीग्रेशन कहता है कि आप उस कर्व को इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि आपका जो ये कर्व पाथ है ये स्ट्रेट लाइन की तरह काम करे। अब मान लो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, इसकी बात हो गई। अगर मान लो कोई कर्व है ऐसे, ऐसे कर्व है, अगर हम बात करें इस कर्व की, ये कर्व मान लो ऐसे है, यहाँ पे अगर इसको, इस पार्ट को हम लेते हैं, इस पार्ट को हम लेते हैं, तो ये क्या दिखेगा हमें? स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, कर्व नहीं दिखेगा। लेकिन हम अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस टुकड़े को हम क्या निकाल सकते हैं? उसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है, अगर हम इस ऐसे और ज्यादा जूम आउट करें उसको, जैसे वो कर्व थी ऐसे, तो हम यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्व है ये तो एक रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। अगर हम इसको और छोटा पार्ट करते हैं, और छोटा पार्ट करते हैं, जो स्लैंट हाइट है, जो ऐसे स्लैंट हाइट दी गई है, ये और भी छोटी हो जाएगी। और कितनी छोटी हो जाएगी? अगर यहाँ पे बात करें इस स्लैंट हाइट की, अब हमने इस स्लैंट हाइट को ऐसे और छोटा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये हमें ऐसे दिखेगी, ऐसे, ये ऐसे दिख गया मान लो, अब ऐसे, तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो यहां से हम इस छोटे से पार्ट का क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं, किससे? रेक्टेंगुलर मेथड से। तो इसी बेस पे ये कहा गया कि इसको इतना छोटा पार्ट करो कि ये जो स्ट्रिप है ये रेक्टेंगल बन जाए, और रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं। अगर मान लो अब छोटा सा हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, जो बिल्कुल ही स्मॉल है, वैसे दिखाने के लिए आपको बताया गया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इनकी बात करें, ये स्ट्रिप है, यहाँ पे बहुत स्मॉल स्ट्रिप है, ये बहुत स्मॉल, जहाँ पे हमने इनको डिसाइड कर दिया कि ये बहुत स्मॉल स्ट्रिप है। यहाँ पे ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, अगर हम इनकी लेंथ देखें, मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स है, कि इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, या डेल्टा टी कह लो। अगर हमने टी लिया, हम इसको मान लो एक्स मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, ताकि आपको इजीएस्ट वे हो जाए। और हम इसको कुछ भी मान लें, एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या होता है, एक्स के साथ एफ क्या चेंज हो रहा है, वो हम मान लेते हैं कि मान लो ये डेल्टा एक्स है। ऐसी ऐसी बहुत सी स्ट्रिप है, बहुत ज्यादा स्ट्रिप है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, अगर हम बात करें यहाँ ए से, मान लो ये इसका एरिया निकालना है हमें, ये मान लो x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है? ए पॉइंट, और ये कहां तक जाता है? x इज इक्वल टू बी तक। हमें एरिया निकालना ए टू बी। अब हम क्या करेंगे, जो ये ए टू बी है, इसको n नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, बहुत ज्यादा में। कहने का मतलब जो डेल्टा x बनेगा, डेल्टा x है, उसकी लेंथ इतनी कम हो जाएगी कि दोनों को इतने ज्यादा स्ट्रिप में, मतलब n स्ट्रिप क्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ स्ट्रिप हो जाएंगी वो बहुत स्मॉल हो जाएंगी, जिसकी वजह से डेल्टा x की वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा हम n को करेंगे, कहने का मतलब इसके जितने ज्यादा पार्ट करेंगे ये उतना ही कम होता जाएगा। अगर हमने इसके अंदर 100 स्ट्रिप मान ली, और इसकी बजाय हम 1 लाख स्ट्रिप मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो बात होती है, जो स्ट्रिप की बात होती है, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें इस स्ट्रिप का, यहाँ पे जो मान लो ये एक स्ट्रिप है, एक्स आई स्ट्रिप यहाँ है, एक्स आई प्लस 1 यहाँ है, ये ऐसे है, मान लो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। अगर हम इसकी बात करें, इसका एरिया, अगर हम एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर एरिया ऑफ स्ट्रिप का निकालना चाहें, तो यहां से इसकी हाइट क्या है? एफ एक्स है। इसकी हाइट क्या मान ली हमने? एफ एक्स मान ली, मैक्सिमम हाइट एफ एक्स नहीं, एफ एक्स
इनिशियल जो आई पे है वो एफ एक्स है, मल्टीप्लाइड बाई जो इनकी जो विड्थ है, क्योंकि ये स्ट्रिप का हाइट हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, तो उसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई है ना। अगर हम इस स्ट्रिप को बाहर दिखाने की कोशिश करें, अगर इस स्ट्रिप को बड़ी करके दिखाएं, ये एक्स इनिशियल था, ये एक्स इनिशियल प्लस 1 नेक्स्ट स्ट्रिप जहां से स्टार्ट होगी और ये ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई, क्योंकि हमने बहुत छोटी बनाई है। तो इसकी जो विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये मल्टीप्लाई बाय ये वाली हाइट, ये हाइट क्या है, एफ एक्स है, और ये जो भी विड्थ है, ये इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। ऐसी ऐसी स्ट्रिप इसमें कितनी है, n है, बहुत ज्यादा है। अगर हमें टोटल निकालना है तो टोटल क्या करेंगे, हम इसका समीशन कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम टोटल एरिया ऑफ एफ एक्स करो, एफ एक्स इंटू वर्सेस एक्स करो। अगर हमें इसका निकालना है तो ये जो स्ट्रिप बनी है ऐसी ऐसी इसमें हजारों बनेगी, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, लिखो यहाँ पे जो एफ एक्स लिखा आपने मल्टीप्लाई बाय एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये क्या है, हमने इसको डेल्टा एक्स मान लिया। जो ये विड्थ है हमने इसको क्या कहा, ये डेल्टा एक्स है, क्योंकि चेंज इन डेल्टा एक्स, और सारी की सारी स्ट्रिप इतनी माननी है कि उनका सबका सेम हो, क्योंकि सबको सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स लिखेंगे, तो एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कि जो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप है वो एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब लिमिट स्टार्ट हो रही है ए से और जा रही है बी पे, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसका एक का हो गया, अगर हमें टोटल निकालना है तो n टाइम्स, कहने का मतलब समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, जो i है ये i है 1 से स्टार्ट होके n तक, क्योंकि n स्ट्रिप है, और किसका एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स तो सबका सेम ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें कि i टू n, n क्या है, n इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप, इसकी वैल्यू कितनी भी ले सकते हो आप, इसकी वैल्यू अगर आपने ज्यादा की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप हो जाएंगी। तो यहां से आप इस समीशन को निकाल सकते हो, और ये n स्ट्रिप जो बनी है ये कहां से कहां तक, a टू b। तो अगर हम इस n स्ट्रिप को समीशन को इंटीग्रेशन बना देंगे तो इसकी लिमिट a से स्टार्ट हो जाएगी b तक हो जाएगी। तो ये ऐसे बन जाएगा कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx, ठीक है, डेल्टा को कर देंगे dx की स्मॉल चेंज इन x, कहां से a टू b, तो एफ एक्स dx, इसको हम क्या कहेंगे, i दैट इज इंटीग्रेशन। ये हमने सीख लिया। बट यहाँ पे एक चीज और आती है कि इंटीग्रेशन के टाइप कितने हैं। ये जो टाइप है इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, कि हमें पता है यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। होता तो जनरली हमारी लाइफ में ऐसा ही है कि हमें पता होता है कि हमें यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, बट अगर बात करें कि हमें पता न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो टाइप आपको इसको पता चल गया कि हर स्ट्रिप का दिया हो गया, हमने टोटल स्ट्रिप का जोड़ दिया, तो जो टोटल स्ट्रिप का एरिया आया है वो ऐसे निकाल सकते हैं कि a से स्टार्ट करके b तक पहुंचेगी इसकी लिमिट्स, इनको लिमिट्स बोलते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये फंक्शन है, और ये dx वेरिएशन इनटू x, छोटे छोटे पार्ट में जितने आप चाहो उतने कर लो। तो ये एक सिंपल मेथड आ गया जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इरेगुलर फोर्स लगे हुए हैं, वेलोसिटी है, तो उसकी जो कर्व है उसका अगर हमें एरिया निकालना है, इरेगुलर बॉडी का अगर हमें इंटरनल एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि एरिया क्या आएगा, क्या सही आया क्या नहीं आया, तो हम इंटीग्रेशन के यूज से हम बेस्ट एरिया निकाल सकते हैं कि बेस्ट एरिया इस कर्व से क्या आया, कि जो टोटल एरिया आना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम
उतने डिवाइड कर देगा इसके पार्ट, जिससे इसका फाइनल जो ये टच है, ये वेरिएशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। और स्ट्रेट लाइन बनते ही जो ये स्ट्रिप है ये रेक्टेंगल की तरह काम करेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये विड्थ हो जाएगी और ये हाइट, विड्थ इनटू हाइट, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं, विड्थ इनटू हाइट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो टोटल एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा, उसको कितनी स्ट्रिप है टोटल स्ट्रिप से उसका समीशन कर देंगे। समीशन, ये समीशन साइन है, इसका मतलब होता है सम करना, तो उन सबको टोटल कर देंगे। और टोटल जब हम करते हैं, अगर हम उसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, लिमिट वेरी कर देते हैं 1 to b, तो यहाँ से fx dx आ जाएगा और यहाँ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस मेथड से। अब बात हो गई कि हमने निकाल दिया, अब बात होती है कि कितने टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। ये 2 टाइप के मैंने बताया। नंबर एक तो डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। सेकंड वाला इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, कि हमने यहाँ पे इंटीग्रल लिया डेफिनेट, और ये डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट पता होगी कि हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का एरिया निकालना है। जैसे कि मैं लिखूं कोई भी सिंपल, मान लो इंटीग्रेशन निकालना है x का और dx के साथ लिमिट दे रखी है 2 to 3, तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, देखो ये x की वेरिएशन है, यहाँ पे अगर dx लिखा हुआ तो x की चेंज हो रहा है, x के साथ वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे y लिखा होता तो y करो के अकॉर्डिंग हम स्ट्रिप बनाते। अब हमने x में स्ट्रिप, x के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रिप में काटा, x को पार्ट में काटा है। अगर यहाँ पे y होता तो y पार्ट में काटते। जैसे कि हम सीख सकते हैं कि y की भी बारे में भी मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा कि अगर y कांस है तो तब कैसे आएगा। यहाँ से हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। अगर इसी को हम इनडेफिनेट निकालें तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या चीजें चेंज होती हैं, वो चीजें भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा। सिंपल है, डेफिनेट इंटीग्रल में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा कि ये लिमिट को हम अप्लाई कर देंगे, और इनडेफिनेट में लिमिट ही नहीं होंगी, इन दोनों को हटा देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ पे जो हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात की वो कुछ अलग नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, लिमिट दे रखी है तो आपका एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये सिंपल मेथड है, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन सीखा, उसके साथ ही हम इंटीग्रेशन की कुछ बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे कि कैसे हम किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कैसे हमें निकालना चाहिए। तो ये जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया था कि जो पावर है उसमें से एक लेस कर दो, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इंटीग्रेशन आ गया। अगर x का है, इसमें उल्टा होता है, जो x है उसकी पावर में से एक पावर लेस कर दो तो x की पावर में एक इंक्रीज करना है, उसमें एक पावर लेस करनी थी, इसमें इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करने के बाद जो पावर आई है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका x है, x प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 जो नीचे आया 2 आ जाएगा। और इस पे आप ऐसे लगा के लिमिट लगाओगे 2 और 3, तो यहां से जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो ऐसे आएगा। अब x की पावर अगर बात करें तो यहाँ पे x का स्क्वायर बाय 2 आ गया आई, लेकिन उस पे लिमिट लगी हुई है 2 to 3, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हमें बीच का निकालना है ना, तो हम लिमिट लगा देंगे। अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता, यहाँ पे 3 ना होता, 2 ना होता, तो ये आंसर आ गया था हमारा x का स्क्वायर, ये आ गया था x का स्क्वायर बाय 2, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा बन गया था ये। लेकिन अगर बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, क्योंकि इसकी लिमिट दे रखी है 2 to 3, हमने 2 to 3 डाल दिया, यहाँ पे फिर लिमिट बाद में लगा देंगे 2 to 3, इनिशियल लिमिट 2 है उसकी, फाइनल इनिशियल फाइनल का क्या मतलब है, इनिशियल a इज इक्वल टू 2 मानना है और b इज इक्वल टू 3 मानना है। तो b यहाँ से स्टार्ट होके वहां तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 2 थी और 3 थी, तो इसका फॉर्मूला है कि फाइनल लिमिट जो इसके अंदर है उसकी वैल्यू, x की वैल्यू 3 रखनी है, उसके बाद x की वैल्यू 2 रखनी है, और 3 वाली में से 2 माइनस करनी है। तो यहाँ से
x की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख दोगे। यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल टू 9/2 माइनस 4/2। चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, वरना एलसीएम भी ले सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 5/2। तो इंटीग्रेशन जब हमने सिंपल x का किया तो वहां से जो इंटीग्रेशन आया वो सिंपल x की पावर के हमने ऐड किया। अगर हमें x की पावर n दे रखी है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो यहां से हमने उसको लिमिट को अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल्स में क्या है कि अगर हमें, ये तो 1 थी, अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यू दी हुई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसको यही रहने देते हैं ताकि आप डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आपको पता ही चल गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन निकालना है a to b, अगर मैं जनरलाइज करूं i, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा इसके बारे में भी देखते हैं एक बार। अगर a से स्टार्ट करके b पे जाएगी, इसको अभी छेड़ना नहीं है, हमें अंदर वाले का इंटीग्रेशन करना। सबसे पहले x की पावर कितनी है, n है, x की पावर n में 1 ऐड किया डिवाइडेड बाय जितना ये टोटल आया n प्लस 1 उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आगे देखो कुछ है, सिंपल हमने लिमिट लगा दी a to b, ये लग गई। अब हम क्या करेंगे, a to b लिमिट लगाने के बाद फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट कर देंगे। तो फाइनल लिमिट क्या हो गई, b n की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, bn माइनस n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। सिंपली हम अगर निकालना चाहें, x की पावर n दे रखा है, ये सिंपल मेथड है। आपको ऐसे भी दिया मिलेगा कि gx, gn, gb कुछ भी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन, अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन अगर हम gx मानते हैं, अगर हम ऐसे कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आ गया gx, जो ये फाइनल आया, अगर इसको नाम दे देते हैं gx का, तो gx यहाँ से इसको अगर हम नाम देते हैं gx का और लिमिट a to b लगाते हैं, तो यहाँ पे कई जगह आपको ये भी लिखा दिखेगा कि gb माइनस ga, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेरिएबल वही लिखा हुआ है। आप ये मेथड या ध्यान रखो या ये रखो, बात एक ही है, लेकिन ये जो जर्नल मेथड है जो हम रूल से निकालते हैं वो आप ध्यान रखो तो वो बेस्ट। तो आपको मैं अभी छोटे छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो आपके यहाँ पे यूज होंगे, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। मान लो आपको दिया गया है 1/x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx के साथ। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो जब भी पावर 1/, आ जाती है x की पावर 1 हो तो उसको हम लॉगरिथमिक कहेंगे। तो ये ln x dx, ln x प्लस यहाँ पे अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है कि अगर लिमिट नहीं दे रखी तो यहाँ पे हम एक c लगाएंगे, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वो वैल्यू कितनी आएगी, इसमें हमें कितना कम ज्यादा करने का। c का मतलब यहाँ पे है कांस्टेंट, ये वैसे लगा दी जाती है, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसमें से रिमूव हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका इंटीग्रेशन आएगा log x, तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये कांस्टेंट लगाना नहीं है क्योंकि वैल्यू हमें डेफिनेटली पता है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली पता नहीं है, इसलिए हम c लिखते हैं। आप लिखो या रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ आना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन है जो log x आएगा, अगर लिमिट a to b कर देते हैं फिर ये कांस्टेंट हट जाएगा और इसकी जो लिमिट है वो a to b हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा log b माइनस log a। जैसा कि मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में बताया था कि log b माइनस log में जब होता है ln, लिखो सॉरी
ln ln लिखो, log लिखना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ln बन जाएगा। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे ln b माइनस ln a जो मैंने आपको पढ़ाया था लॉगरिथमिक क्या क्या था, तो अगर b माइनस a करना तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln b डिवाइडेड बाय a। तो इसका आंसर जो इंटीग्रेशन करने से अगर b टू a करते हैं तो उसका आंसर ये आ जाएगा। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक के बाद एक्सपोनेंशियल की, जहां पे मैंने बात की थी एक्सपोनेंशियल की। अगर इंटीग्रेशन e की पावर x dx का इंटीग्रेशन करते हैं और यहां से a b लिमिट लगा लेते हैं तो वहां पे हमने क्या कहा था, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, लेकिन फिर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ex का इंटीग्रेशन भी ex होता है। अगर पावर आ जाती है तो उसको पावर साथ जो इंटीग्रेशन आया उससे डिवाइड कर देते हैं, वहां पे क्या करते थे मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम ex का ex ही रहेगा, जो x है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं हम, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, बात ध्यान रखनी है आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय में dx, ठीक है, क्योंकि x से रिस्पेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप फिर क्या लिमिट लगा दोगे a टू b। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई होगी कि ये dx बाई dx क्या है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ex a टू b है, जो लिमिट a टू b ex का इंटीग्रेशन है ex है, लेकिन जो x की पावर अभी 1 है उसकी बात नहीं कर रहे। अगर ये ज्यादा हो जाती है तब क्या करते हैं, तब भी क्या डिफरेंशिएशन की तरह रूल चेंज हो गया, तब ऐसा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है अगर a टू b है तो ये क्या हो गया e की पावर b माइनस e की पावर a। तो यहाँ पे e की पावर b माइनस a कर सकते हैं हम, क्योंकि e की पावर b माइनस e की पावर a। तो इसको b माइनस a नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पावर ऐसे नहीं होती, डिवाइड में होते हैं तब माइनस होती है। तो यहाँ पे e की पावर b माइनस e की पावर a, ये हमारा इंटीग्रेशन है। अगर हम बात करते हैं x की पावर इंक्रीज हो जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, मैं सिंपल कहता हूं, अगर x की पावर n हो जाती है, यहाँ पे x की पावर n, ऐसे कोई इंटीग्रेशन निकालना, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालना है हमें x की पावर n dx का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप एक फंक्शन मानो अलग से, इसको ऐसे ही मानो। तो यहाँ पे e की पावर x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है, e की पावर कुछ भी हो वो तो उतना ही होगा, लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ जो इसकी पावर है उसको लिख दोगे आप x की पावर n। ऐसे आप लिखोगे कि e की d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पे आप x वेरिएबल होना चाहिए, तो वहां पे क्या आएगा, तो अगर हम इसकी बात करें e की पावर x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n का क्या हो गया, n आगे आ गया, तो x की पावर n प्लस 1 और मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो यहां से जो 1 बाई n, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका i, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया। अगर a टू b लिमिट लगा रखी है हमने, अगर हमें लिमिट लगा रखी है a टू b ऑपरेशन अप्लाई होते ही पीछे लिमिट बन जाएगी, तो यहां से हम a टू b अप्लाई कर सकते हैं। एक बार b लगाएंगे x की जगह और फिर माइनस कर देंगे a लगा के, तो यहां से x की पावर में जो भी आंसर आएगा उसको हम दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ अब बात आती है कि हमने डिफरेंशिएशन तो देख लिया, उसके बाद बात आती है अगर साइन एक्स कोस एक्स की बात करें, अगर साइन के फॉर्मूले हैं उनकी हम बात करते हैं कि साइन के फॉर्मूले से जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा, वो कैसे आएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, साइन का कोस सीखा था, लेकिन यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा क्योंकि कोस का क्या आया था, माइनस साइन आया था। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्मूले है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कोस एक्स डीएक्स, ठीक है। अगर हमें इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो इनका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन प्लस था, और आपको ध्यान रखना है उल्टा इसका
माइनस हो जाएगा और इसका साइन एक्स हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। और अगर हमें ए से बी लगा रखी है तो यहाँ पे ए टू बी लगा लो, आप यहाँ से ए टू बी लगा लो, तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। अगर हम बात करते हैं साइन एक्स कोस एक्स की, हमने यहाँ पे सीख लिया कि साइन एक्स कोस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो हम इन फॉर्मूले का हमें इतनी जरूरत है, हमें फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, वो सब चीजें हमने सीख ली कि कैसे इंटीग्रेशन सीखते हैं। साइन का कोस आता है, कोस का साइन आता है, और अगर कोई टेंजेंट की बात करता है तो वहां पे हम पुटिंग मेथड, वो सब मेथड यूज करते हैं, वो एडवांस के मेथड है, वो भी आप सीख सकते हो। चाहो तो आप उसके लिए बता भी सकते हो कि कौन कौन से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक फंडा ये था कि इंटीग्रेशन का मीनिंग सीखना था, इंटीग्रेशन होता क्या है, काम कैसे करता है, कैसे कैसे आंसर आते हैं, वो सब हमने बता दिया है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हम पिछले लेक्चर में सीख गए थे। तो ये सब चीजें हैं जो फिजिक्स में यूज होती है, जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं, कि फिजिकली हम इन चीजों को कैसे समझ सकते थे, वो चीजें हमने आज के लेक्चर में बता दी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे। अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, अब हमारे एक्सिस हो जाएंगे, 2 एक्सिस हो जाएंगे, और 2 एक्सिस हो जाने पे हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि मान लो एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, तो उसके अंदर कोई चीज मूव करती है ऐसे। अगर एक एक्सिस एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस अभी तो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी कि हम एक लाइन पे मूव कर रहे थे कि फर्श पे मूव कर रहे थे, आप कोई प्लेन मूव करेगा, हम गेंद फेंक देंगे, अगर उस साइड गेंद फेंकते हैं तो वो मोशन में करती है ना, एक डायरेक्शन में, हम सामने खड़े होकर देखते हैं ऐसे कोई जहाज जाता है। तो मोशन इन प्लेन के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि मोशन इन प्लेन में कैसे क्वांटिटी यूज होती है और उनको ऐड कैसे किया जाता है, एक्स के साथ वाई रिस्पेक्ट चेंज होता है, तब क्या चेंजेस होते हैं, वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज मोशन इन प्लेन। और उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।